हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्री बोर्ड के पेपर को, जो कि 2022-23 के सेशन का है, जो कि अभी कल ही हुआ है। और इसके सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो बेसिक पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट का है, और इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वहां पर हम इसके मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास, मेरी यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। जैसा कि हमने अपने इंट्रो में भी बता दिया कि आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, आपका प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन है, जो कि कंडक्ट हुआ है 23 दिसंबर को। और ये जो एग्जाम है बेटा, ये जो क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये इवनिंग शिफ्ट का है। इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको, मॉर्निंग शिफ्ट का, वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। टोटल पेपर के वेटेज की बात करें तो 80 मार्क्स का ये पेपर है, और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है वो 3 आवर्स का दिया गया है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो प्री बोर्ड हो या आपका मेन बोर्ड हो, आपके पॉलिटिकल साइंस का जो कोड रहता है वो हमेशा से ही 28 रहता है। और ये जो आज का लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक डिटेल्ड लेक्चर नहीं होगा। यहाँ पर हम केवल और केवल जो आंसर्स हैं उसी को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा टाइम भी बचे और ये पूरा पेपर भी हम डिस्कस कर सके। तो डिटेल्ड के लिए आप जो चैप्टर्स की समरी मैंने करा रखी है वहां से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो 12 मार्क्स का है, जैसा कि मैंने अपने सैंपल पेपर में भी आपको बताया था कि हमारा ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। और इसमें 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जून 1983 में यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त करने वाली संधि का नाम बताइए। वो संधि बतानी है हमें यहाँ पर जो कि सीमा के नियंत्रण को समाप्त करती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, शेंगेन संधि है। क्योंकि इसके बाद ही क्या है, यूरोप के अंदर जो सीमाएं थी उन्हें समाप्त कर दिया गया और उसे एक समुदाय के रूप में स्थापित किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने एग्जाम में भी देखा कि वो गलती कर रहे हैं, वो मस्टर्ड संधि पर जो है वो राइट का निशान लगाकर आ गए हैं। मस्टर्ड संधि के द्वारा क्या हुआ था, यूरोपीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, ना कि सीमाओं को समाप्त करने की। तो मे बी आपको अभी ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में डैश के समावेश के बाद, समावेश का मतलब क्या है कि इसे भी इसमें क्या कर लिया गया, जोड़ दिया गया। और उसी के बाद जो है ब्रिक बिकम्स ब्रिक्स। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, दक्षिणी अफ्रीका को जोड़ने के बाद ही जो ब्रिक है वो किस में कन्वर्टेड हो गया, ब्रिक्स में कन्वर्टेड हो गया। तो यहां पर हम स्पष्ट शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ब्रिक्स में जो सबसे लास्ट में जुड़ा देश है वो कौन सा है, हमारा दक्षिणी अफ्रीका है। तो मे भी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं कि भारत विभाजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। धर्म के आधार पर दो प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये भी हमें आपको क्लियर है। पंजाब वाले से क्या बना, आपका पश्चिमी पाकिस्तान बना। और अगर मैं बंगाल वाले की बात करूं तो यहां से क्या बना, हमारा पूर्वी पाकिस्तान बना था। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। संगति नहीं थी का मतलब क्या था कि उनके मेल मिलाप जो थे वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे। और हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचता है, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है बेटा ये हमारा गलत है। तो इसी आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। तो ये जो हमारा डी पार्ट है ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा।
यानी कि ये जो कथन है ये पूर्ण रूप से हमारा क्या है, गलत है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे, तो चुनाव कहां पर हुए थे बेटा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मणिपुर है। सबसे पहले जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाए तो वो मणिपुर में हुए थे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है बेटा, ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसके बारे में हम डिटेल में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा ही कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे पहला अभिकथन क्या कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है कि भारत और इजराइल, देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, कि भारत और इजराइल के मध्य कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 में विकसित हुए। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारा अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। और अगर मैं कारण की बात करूं, रीजन की बात करूं, तो रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि 1992 में भारत में इजराइल में क्या खोला गया था, दूतावास की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो अभिकथन है वो क्या कह रहा है कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। तो जी ये वाला कथन भी क्या है हमारा, बिल्कुल सत्य है। और अगर हम रीजन की बात करें, कारण की बात करें, तो कारण यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस, इटीरिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। तो देखिए पॉइंट तो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे। पॉइंट दोनों ही सही है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 भी क्या है, हमारा एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि प्रीवी पर्स से क्या तात्पर्य है। तो प्रीवी पर्स से क्या तात्पर्य है, इसके जो ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, जो आपका ए है वही राइट आंसर है, क्योंकि तत्कालिक शासक परिवार को कुछ निजी संपत्ति बनाए रखने का अधिकार एवं सरकार की ओर से विशेष भत्ते जो हैं वो दिए जाते रहे थे। और हम सभी को जैसा कि पूर्व ज्ञात है कि जो इंदिरा गांधी है, कौन, इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। किसे समाप्त कर दिया गया था, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। तो आई होप अब आपको 7th क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप क्या देखेंगे कि ये भी आपका एक एमसीक्यू बेस ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जल्दी से हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि चीजों को अच्छे से हम समझ पाएं और इसका आंसर जो है वो अच्छे से फ्रेम कर पाएं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना जो है, जो बचाए रखना है, वो क्या था, नेहरू की विदेश नीति में था। तो हम क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना जो था वो भी बिल्कुल उनका ऑप्शन था। तीसरा था साम्राज्यवाद का समर्थन करना, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत आंसर हो गया, क्योंकि वो साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, ना कि समर्थन। और जो हमारा चौथा पॉइंट है तेज गति से आर्थिक विकास करना, तो हमारा ये भी क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर अब आप ऑप्शन देख लीजिए जिसमें 3 नहीं है
यानी कि थर्ड पॉइंट नहीं है, वही हमारा क्या है, राइट आंसर है। और यहाँ पर जो उससे मिलती जुलती संकेतावली है उसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक बार थम्स अप कर देंगे अगर आपको क्लियर है तो। चलिए अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 सेवन सिस्टर्स के ऊपर है। अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसको बहुत डिटेल में किया था कि भारत के क्षेत्र के राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर है तो कितने राज्य, 8 राज्य हैं। लेकिन इनमें से अगर हम सिक्किम को छोड़ दें, यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर हम सिक्किम को छोड़ देंगे तो उसके अलावा जो 7 राज्य बन जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। यानी कि उत्तर पूर्वी यहां पर जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी आपका एक संकेतावली के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, काल क्रमानुसार जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो यहां पर हम सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, ऑप्शन डी है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, जो कि हमने पंजाब वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, जो अकाली दल की सरकार जो थी उसके बाद बर्खास्त की गई। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। और लास्ट में क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या जो है उन्हीं के अंग रक्षकों के द्वारा कर दी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी पिछली तीसरी क्लास में ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहां से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, मंडल मुद्दे से संबंधित है। तो मंडल मुद्दे की बात अगर हम करें तो मंडल आयोग जो है उसकी सिफारिश डैश सरकार ने लागू की थी। तो देखिए यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि ये वाले सारे क्वेश्चंस जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है बेटा, सी है। राष्ट्रीय मोर्चा जो था उसके द्वारा ही मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार ने क्या किया था, लागू किया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं लास्ट आंसर की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है, बट वही है कि आपको रिकॉल करने की जरूरत है कि आप किस तरीके से इन्हें रिकॉल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की किस योजना का उद्देश्य भारत के सभी गांवों का विद्युतीकरण करना है। देखो विद्युतीकरण का मतलब क्या हो गया कि हर घर में जो लाइट है, जो ऊर्जा है उसको पहुंचाना ही क्या कहलाता है, विद्युतीकरण कहलाया जाता है। और ये किसके द्वारा किया गया था, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखिए ज्योति से ही आपको समझ आ जाना चाहिए क्या है, कि यहाँ पर हम लाइट की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलिए क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में आपके इतने ही क्वेश्चंस और आंसर हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए शाबाश। अब इसी के साथ चलते हैं हमारे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि खंड ख, जो कि टोटल 12 मार्क्स का है। और यहाँ पर आपके पास जो 6 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कह रहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है या किसे कहा गया। तो यहां पर आप आंसर में क्या लिख सकते हैं कि 1990 में सोवियत संघ ने जो शॉक थेरेपी के परिणाम झेले थे और उसी के परिणाम स्वरूप जो 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया था और महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमतों को यहां पर क्या किया गया था, कम करके आके गया। और इसे ही हम गराज सेल के नाम से जानते हैं या इसे ही गराज सेल कहा जाता है। उसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, दूसरी दुनिया किन देशों के समूह को कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपके स्कूल में जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा वहां पर 3 तरीके के देशों की बात की गई होगी। सबसे पहला क्या है, डेवलप्ड नेशन है। दूसरा क्या है, डेवलपिंग नेशन है। और तीसरा क्या है, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित कंट्रीज हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पहली दुनिया के देश।
जो डेवलपिंग है, जो अपना विकास कर रही है, उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। और यहाँ पर जो अंडर डेवलप्ड है, यानी कि जो अभी अपना विकास करना शुरू ही किया है, उसे हम तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। तो अगर आपने इस तरीके का भी आंसर फ्रेम करा है तो एग्जामिनर आपको नंबर जरूर देगा। लेकिन अगर इसके फैक्चुअल आंसर की बात करें तो फैक्चुअल आंसर है दूसरी विश्व युद्ध के पश्चात पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो क्या है, सोवियत संघ के अंडर आ गए थे। सोवियत सेना ने इन्हें क्या किया था, फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो उसे सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था और इन्हें ही क्या कहा गया, समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया का देश के नाम से इन्हें जाना गया। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आंसर आपके डिस्प्ले पर आ ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, नीति आयोग के गठन कब हुआ, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए यहां पर भी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीति आयोग के बारे में ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015, तो ये देखिए दो पार्ट में आंसर है। तो पहला क्या हो गया, 1 जनवरी 2015 में क्या होता है, इसका गठन होता है। और इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, केंद्र सरकार को केंद्र तथा राज्य स्तर की नीतियों के निर्माण में आवश्यक एवं तकनीकी परामर्श देना जो है वो किसका काम है, वो नीति आयोग का काम है। या हम कह सकते हैं कि इसका एक उद्देश्य यह भी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार कर दिया। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि भारत जो है वो हमेशा से ही इसे क्या मानता है, भेदभावपूर्ण संधि मानता है। क्योंकि ये विश्व को दो भागों में बांटती है, एक जिनके पास परमाणु हथियार हैं और दूसरे जिनके पास नहीं है। और भारत का कहना है कि इस संधि के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात, जिसे हम P5 के नाम से भी जानते हैं, को परमाणु शक्ति का तो एकाधिकार देता है, लेकिन दूसरे देशों की बात करें जो कि अभी विकासशील हैं और जो अल्पविकसित हैं, उनको इस तरीके के अधिकार से वंचित रखता है। इसीलिए भारत ने क्या किया है, इसका विरोध किया है और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर हमारा 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या किसने किया। लोकतांत्रिक समाजवाद के कोई दो सिद्धांतों को लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी दो पार्ट में है, तो इसके लिए यहां तक का आप आंसर देंगे तो 1 मार्क्स और यहाँ के लिए 1 मार्क्स। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट जो है कि भाई किसके द्वारा किया गया, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, RML। RML स्टैंड्स फॉर राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों का प्रतिपादन किया गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि भाई समाजवाद के कोई दो सिद्धांत बताइए। तो पहला आप क्या लिख सकते हैं, भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य, और दूसरा लिख सकते हैं लोकतंत्र की स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संविधान के अनुच्छेद 35A के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। अनुच्छेद 35A को कब निरस्त किया गया। तो देखिए 35A में क्या कहा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 35A में किसके बारे में चर्चा की गई है। तो 35A जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष नागरिकता प्रदान करने का अधिकार जो है वो देता है, और साथ ही साथ गैर कश्मीरियों द्वारा राज्य में संपत्ति यानी कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को खरीदना और बेचना जो है उसको वर्जित करता है। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो केवल जम्मू कश्मीर को ही अपनी जमीन जायदाद और संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं, किसी बाहर वाले को नहीं कर सकते। और दूसरा है कि इसे कब निरस्त किया गया। तो जैसा कि हम सभी को पता है
कि 270 और 35A को कब निरस्त किया गया? 9 अगस्त 19 को इसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। तो आपका जो सेकंड सेट है यानी कि खंड खा है वो यहां पर खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ क्विकली चलते हैं खंड सी की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। और पार्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर आपके 4 मार्क्स के जो बेटा क्वेश्चंस हैं उनके लिए यहाँ पर जगह दी गई है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने कर रखा है, इसका आंसर मुझे पता है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी किन्हीं दो विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अगर मैं सोवियत प्रणाली की बात करूं तो सोवियत प्रणाली क्या थी? तो पहले पार्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था जो थी उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। अगर आप अपने बुक की बात करेंगे तो 1917 की रूसी क्रांति के बाद इसके अस्तित्व को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं, वो क्या है? मानव इतिहास में निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त करना और समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचना ही क्या कहलाया? सोवियत सोवियत प्रणाली कहलाया। और दूसरा अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो थी वो योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। और इसकी विशेषता का दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अन्य राजनीतिक दल या विपक्षी दलों के लिए कोई स्थान नहीं था, यहाँ पर केवल जो है वो एक ही पार्टी का शासन चला जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत की सुरक्षा नीति के किन्हीं दो घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके ऊपर भी हम डिटेल लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर जल्दी से चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि जो सैन्य क्षमता है उसको मजबूत करना ही भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है। यदि मुख्य रूप से भारत की बात की जाए तो भारत पे जो पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ समस्या हो, आपकी चीन के साथ समस्या हो, जिसे हम 1947-48 का युद्ध देख सकते हैं, 1965 का युद्ध देख सकते हैं, 71-91, और चीन के द्वारा 1962 में जो युद्ध हमारे साथ किया गया, इसके कारण ही क्या किया गया? भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने और सुरक्षा नीति को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। और मूल रूप से देखा जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के चारों ओर परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। ऐसे में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देते हुए 1998 में परमाणु परीक्षण के फैसले को उचित ठहराया गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था का विकास, की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करने का प्रयास कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबों और अभाव से निजात मिले और नागरिकों के बीच जो है वो आर्थिक असमानता जो है वो क्या हो? अधिक ना हो पाए। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में आई किन्हीं दो चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमसे जितने पॉइंट पूछे गए हैं हम केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का जो सीमांकन है उनका निर्धारण करना सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या थी। और दूसरा था मतदाता सूची तैयार करना। तो अपने फर्स्ट चैप्टर वाले लेक्चर में इसे हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, तो वहां से भी आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारत की परमाणु नीति के उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ है? तो हम पहले पॉइंट के रूप में यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में हामी जहांगीर बाबा, जिनके ऊपर अभी मूवी भी आई थी, के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है अपनी परमाणु ऊर्जा का। उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? और बेसिक अगर बात करें तो वो सैनिक उपयोग के खिलाफ थे। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1964 में अक्टूबर में चीन ने परमाणु परीक्षण क्या किया था? अपना कर लिया था। P5 के देशों ने 1968 में एनपीटी संधि पर अन्य देशों को थोपना चाहा और भारत ने इसका क्या किया? विरोध किया।
1974 की बात करें तो 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर उसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि 1998 में परमाणु परीक्षण कर सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुविक अणुशक्ति को इस्तेमाल करने की क्षमता को सिद्ध कर दिया। यानी कि अब हम भी उन देशों में से है जो कि परमाणु हथियार को अपने पास रखते हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो ऐसे देशों में शामिल है जिसने परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी एनपीटी पर जो है वो हस्ताक्षर नहीं किए। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक टेबल दे रखा है, इसमें इसका आंसर बहुत इजीली मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पर बेटा जो आपका थर्ड सेक्शन है, सी सेक्शन है, वो खत्म हो जाता है। अब जल्दी से चलते हैं क्विकली फोर्थ सेक्शन की तरफ, यानी कि घ पार्ट की तरफ, जहां पर हम अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। बेसिक अगर मैं बात करूं तो ये आपका पैसेज बेस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आंसर्स को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन क्या है यहाँ पर, वो है पार्ट सी, यानी कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो ये जो है ये क्या है, असत्य कथन है। दूसरा क्या कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में विकास का केंद्र क्या था, या विकास का केंद्र डैश था। तो यहाँ पर इस डैश में क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, यानी कि मानव। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एकात्मक मानवतावाद के सिद्धांत डैश का संवर्धन करता है। किसका संवर्धन करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, बी है, यानी कि विविधता का जो वो क्या करता है, संवर्धन करता है। और लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज की बात करें तो एकात्मक मानवतावाद जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के डैश उपयोग को समर्थन करता है। तो किसको करता है, संपोषित। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, संपोषित जो है उसके उपयोग की बात करता है। यानी कि जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही करें, इसका संचय ना करें, इसे अपने पास जोड़ कर ना रखें। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या है, आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा सा आंसर लिख देता हूं, आप अपने क्वेश्चन पेपर से इसे मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर क्या है, सी है। और अगर हम राज्य की बात करें तो यहाँ पर वो कौन सा राज्य है, श्रीलंका है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सभी बच्चों को अच्छे से पता है। और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है, डी, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, भारत। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आएगा आपका ए, यानी कि बांग्लादेश। इस बार जो मैप है उसके अंदर आप देखेंगे जो डॉट हैं वो बहुत छोटे दे रखे हैं, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन है। तो अगर सीबीएसई तक मेरा लेक्चर पहुंच रहा है तो वो इसके ऊपर जरूर ध्यान दे कि बच्चों के डॉट जो है और जो फिगर है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दे। फिगर जो है कई बच्चों को समझ भी नहीं आई। और यहाँ पर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में यहाँ पर हम बी को देख सकते हैं, और बी क्या है, हमारा नेपाल। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको समझ आए कि कौन से क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा संबंधित अक्षर जो है वो यहाँ पर है। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पिक्चर देखिए बच्चों को तो क्लियर है नहीं, एज अ टीचर हमें तो इसके बारे में पता है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको इस तरीके के फिगर्स के लिए थोड़ी सी डिटेल्ड नॉलेज होने की आवश्यकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक बार आंसर्स की तरफ। तो आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि ये चित्र किस महाद्वीप का है। तो किस महाद्वीप का, आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर हो गई होगी कि ये क्या है, अफ्रीका का चित्र है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इस चित्र में किस प्रकार की विपदा दर्शाई गई है। तो देखिए भूकंप को नहीं दर्शाया गया है, सुनामी को भी नहीं दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, यानी कि अनाविष्ट जो विपदा है उसको दर्शाया गया है। और कभी भी बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो एक बार इंग्लिश में उसे जरूर पढ़ लिया कीजिए, ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सही से कर पाए।
तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, कि दिए गए चित्र में 1970 के दशक में अनेक लोग घर बार छोड़ने को क्यों मजबूर हो गए थे। तो आंसर क्या है बेटा आपका, यहाँ पर आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, कि खेती किसानी असंभव हो जाने के कारण ही यहाँ पर लोगों को क्या करना पड़ा, अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है बेटा कि चित्र में दर्शाई गई विपदा के कारण अनेक लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हुए, जिसके कारण राजनीति में एक नया शब्द जुड़ा, जिसे क्या कहा गया। और यहाँ पर बेटा आपको जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जिसे हम पर्यावरणीय शरणार्थी कहते हैं। तो आई होप अब आपको जो हमारा सेक्शन डी है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो बेटा हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर्स के स्क्रीनशॉट जो है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जो है अपने आंसर से इसे मैच कर लेंगे। तो अब आपके डिस्प्ले पर जो स्क्रीनशॉट आ रहा है वो कौन से क्वेश्चन के लिए है, शाबाश बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, अथवा वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्क्रीनशॉट आने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 28 और उसका अथवा वाला पार्ट। जल्दी से बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये जो आंसर्स हैं बेटा ये सिर्फ हेड पॉइंट दे रखे हैं, आपको इन्हें एक्सप्लेन करके भी लिखना होगा। अब जो आपके डिस्प्ले पर आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 29 और उसका अथवा वाला पार्ट। और यहां पर ये जो लास्ट आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 30 के लिए है और इसका अथवा वाला पार्ट। तो आई होप अब आपको ये जो पूरा का पूरा प्री बोर्ड का पेपर है अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वाला जो प्री बोर्ड का पेपर है ये बेटा इवनिंग शिफ्ट के लिए था, और कल की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग वाले क्वेश्चन पेपर को। तो तब तक के लिए जय भीम जय भारत।